नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ऐसा बच्चों ने क्या देखा जिससे बेटे और बहू ने माता पिता के घूमने पर किया ऐतराज। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। अभी आप समझते क्यों नहीं? 4 दिन हो गए आप मुझसे जिद करे जा रहे हैं। अरे लोग क्या कहेंगे? इस उम्र में जाकर नया चस्का चढ़ा है। इनको आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सब मुझ पर उंगली उठाएंगे। सुमन जी चाय का एक घूंट भरकर गुस्से में अपने पति राम अवतार जी से बोली, ऐसे कैसे कोई तुमसे कुछ कहेगा? और तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। मैं चाहता हूं कि हमारी जिंदगी के मजे या ख्वाहिश जो अधूरी रह गई उसे पूरा कर, और यही सोचकर बोल रहा हूँ। बाद में मेरे हाथ पांव ढंग से काम करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता। कोई बीमारी हो गई उसका भी क्या भरोसा। इसलिए मैं चाहता हूँ जो भी हम तुम पहले नहीं कर पाए वो अब कर लें। राम अवतार जी सुमन जी से बोले, अपने बारे में ऐसी फालतू बात मत करिए और बात समझिए। आप जो चाहते हैं अब हम नहीं कर सकते। अब ये कोई उम्र नहीं है हमारी इच्छाओं को पूरा करने की। अब हम बेटा बहू और बेटी दामाद वाले हो गए हैं। इस उम्र में बेटा बेटी अपनी माँ बहू दामाद अपनी सास को ऐसे देख क्या सोचेंगे? आपको भी न रिटायरमेंट के बाद एक दिन भी चैन नहीं है। रोज एक तमाशा लेकर मेरे सामने आ जाते हैं। कहती हुए सुमन जी रसोई में चली जाती हैं और कहती हैं, ठंड में अदरक तुलसी दालचीनी काली मिर्च की चाय बनाई है, उसको शांति से बैठकर पी लें। मगर नहीं, रोज वॉक पर जाएंगे और ना नया तमाशा लेकर आएंगे। मैं तो कहती हूँ कल से ही वॉक पर जाना बंद कर दो। अपनी चाय खत्म करती हुई रसोई में चली गई। राम अवतार जी अभी कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने अपनी दिनचर्या बनाई। सुबह वॉक पर जाना, योगा करना, हेल्दी खाना, कुछ नया सीखना, लिखना, पढ़ना, गाने सुनना सब शुरू किया। साथ में जो 33 साल की नौकरी में अनुभव नहीं कर पाए या अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए उसे पूरा करने की कोशिश करने लगे। जब उन्होंने वॉक पर जाना शुरू किया तो उन्हें अपने जैसे कई रिटायर पुरुष महिलाएं पार्क में वॉक करते हुए मिले, जहां रोज 10 मिनट सब अपने दिल की बातें करते और रोज एक नया विचार रखते। इन्हीं सब बातों को सुनकर रोज राम अवतार जी को कुछ नया करने का विचार आता और वे घर आकर सुमन जी को बोलते और वे इस बात से बहुत चिढ़ जाती, क्योंकि उन्हें घर के अलावा कुछ और सोचने का समय ही नहीं होता। पहले सास ससुर पति बच्चों की सेवा करती रहीं, अब बहू दामाद वाली हो गई हैं। अब दिन रात उन्हीं की चिंता करती रहती हैं। मगर राम अवतार जी चाहते हैं कि वे अपने बारे में भी सोचें, जिसे वे सिरे से नकार जाती हैं। और यही बहस 2-4 दिन से उनके बीच में चल रही है। अब गलती सुमन की भी नहीं, उस समय इन सभी की जरूरत भी थी। राम अवतार जी नौकरी करते थे और वह घर गृहस्थी संभालती थीं। घर में सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी नंद नंदोई सभी थे। सभी का लिहाज करके बड़ों के बनाए नियम कायदे पूरे करते करते सुमन जी घर गृहस्थी में लीन हो गईं। अपनी सभी इच्छाएं भूल अपने स्वास्थ्य को ताक पर रखकर सभी की देखभाल करती रहीं। सास ससुर स्वर्ग सिधार गए। समय के साथ सभी अपने अपने परिवारों में व्यस्त हो गए और अब अचानक उन्हें राम अवतार जी की कोई बातें समझ में नहीं आती। अगले दिन जब राम अवतार जी अगली सुबह सैर करने निकल गए तब सुमन जी बिस्तर समेट रही थीं। तभी अचानक उनकी नजर एक डायरी पर गई। उन्होंने कुछ पन्ने पलटे जिन्हें देखकर वो अचंभित हो गई।
डियर डायरी, मैं अपनी भोली भाली पत्नी को कैसे समझाऊं कि अब हम दोनों हैं अपने जीवन संध्या की ओर बढ़ रहे हैं। एक समय था जब वह मुझसे ये बोलकर लड़ती थी, आप मुझे कहीं लेकर जाते नहीं, चलो कहीं घूम कर आते हैं, कुछ नहीं तो शाम का खाना या फिर लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, इतना समय नहीं तो एक कॉफी पीकर या आइसक्रीम खाकर आते हैं। मगर मैं सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में इतना व्यस्त रहता कि उसकी इन बातों का कोई महत्व नहीं समझा। सोचता था एक पत्नी का धर्म घर में रहकर घर वालों की देखभाल करना है, मगर आज जब पार्क में जाकर लोगों की कहानियां सुनता हूँ, किसी की पत्नी नहीं है, किसी के पति नहीं है, किसी के पति पत्नी हैं तो बीमार हैं, पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीने के बाद खुद के लिए अब किसी के पास कुछ बचा नहीं। इसलिए अगर गुंजाइश है तो जीवन में जो बाकी रह गया है उसे पूरा कर लीजिए। और मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास अभी भी वक्त है अपनी गलतियों को सुधारने का। और जब आज अपनी ओर उसकी इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ तो कहती है, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग कहते हैं तो कहने दो, किसी के कहने से हमें क्या। डायरी पढ़ते समय सुमन जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने फटाफट डायरी को वापस तकिए के नीचे छुपा दिया और अलमारी से जाकर कपड़े निकालकर तैयार होने चली गईं। रोज की तरह राम अवतार जी वॉक से लौटकर आंगन में पड़ी कुर्सी पर बैठे पेपर पढ़ रहे थे। तभी सुमन जी मसाला चाय के साथ उपस्थित हुईं। जैसे ही उन्होंने चाय का कप उठाना चाहा तो सुमन जी को देखते ही रह गए। सुमन जी लाल पीले रंग की कुर्ती और प्लाजो में उनके सामने खड़ी शर्मा रही थीं और उन्होंने आखिर मेरी भावनाओं को समझ लिया। थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोली, अब देखो पतिदेव, आपको भी मेरी भावनाएं समझने में कितना साल लग गए, तो आपकी बात समझने में भी मुझे कुछ वक्त लगना ही था। अरे पूरी जिंदगी साड़ी लिहाज में ही निकालनी, अचानक से आपके लिए सूट कुर्ती प्लाजो कैसे पहन लेती। मगर आप तो जानते हैं आपकी जिद के आगे हमें सिर झुकाना ही पड़ता है। दोनों पति पत्नी आज जमकर खिलखिला रहे थे। उनकी इतने जोर से हंसने की आवाज सुन बहू बेटा रिया और जॉन्टी बाहर आ गए और अपनी मम्मी पापा को ऐसे देख एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। आखिरा मांजरा क्या है। लॉन में बैठे दोनों अपनी बातों में इतने व्यस्त थे कि तभी, अरे तुम दोनों कब आए, आओ बैठो बच्चों, चाय पियेंगे, सुमन जी हंसते हुए बोली। तभी राम अवतार जी बोले, अच्छा हुआ बेटा जॉन्टी तुम खुद ही आ गए। मैं क्या सोच रहा था, मैं और तुम्हारी माँ नैनीताल जाने की सोच रहे हैं। अब ठंड थोड़ी कम हो रही है, ऐसा करो तुम हमारी बुकिंग करा दो, हम 10-15 दिन वहाँ घूम कर आएंगे। और हाँ, बुकिंग उसी रिजॉर्ट में कराना जिसमें तुम लोग गए थे। मैंने गूगल पर सर्च किया है, बहुत ही शानदार रिजॉर्ट है। मैं तुम्हारी माँ को वहीं ले जाना चाहता हूँ। अपने पति की बात सुन सुमन जी शर्म से झुकी जा रही थीं और बोली, अरे ये सब करने की क्या जरूरत है, हम दोनों अकेले वहां जाकर क्या करेंगे, घूमना ही तो है, हरिद्वार ऋषिकेश चलते हैं, घूमने फिरने के साथ भजन भोजन भी कर लेंगे। कर दी ना दिल दुखाने वाली बात। मैं चाहता हूँ अपनी पत्नी को लेकर नैनीताल जाऊं और तुम्हें भजन भोजन की पड़ी है, और तुम्हें ऋषिकेश ही क्यों पूरे 4 धाम करा दूंगा। लेकिन अभी मैंने बोल दिया कि हम नैनीताल जाएंगे तो मतलब वहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तो यही कह रही थी। अब आपको जो भी ठीक लगे वो करो। मैं अभी जाकर आपकी पसंद के आलू के पराठे बनाती हूँ, बोलकर सुमन जी चली गईं। चलो भाई, मैं भी नहा धोकर
अपने गिटार क्लास के लिए निकल जाता हूँ। एक धुन तैयार करनी है। अब नैनीताल के नौझील की सैर करते वक्त ही बजाऊंगा। बोल राम अवतार जी घर के अंदर चले गए। रिया बोली, ये क्या बकवास है। अब इस उम्र में मम्मी जी पापा जी नैनीताल घूमने जाएंगे और पापा जी मम्मी जी के लिए गिटार बजाएंगे। लोग क्या कहेंगे। तुम सही कहती हो रिया, लगता है 60 साल की उम्र में पापा सठिया गए हैं, लेकिन अब कहा है तो करना पड़ेगा। जोंटी बोला। दोनों मियाँ बीवी के हल्क से चाय का एक बूंद उतरना मुश्किल हो गया। एक दिन सुमन जी नर्म कम्बल में अंगड़ाई ले रही थीं। तभी अचानक उनके कानों में कुछ आवाज आई। उन्होंने खड़े होकर देखा तो 10 बज रहे थे। जल्दी से कमरे से बाहर की तरफ भागी। जो बेटा बहू ऊंची आवाज में बोलते नहीं थे, आज दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। जोंटी का प्रोटीन शेक और रिया का टिफिन और कॉफी तैयार नहीं थी। सुमन जी रसोई की तरफ बढ़ी तो देखा राम अवतार जी 2 कप चाय बना चुके थे। मगर ये क्या, रसोई को देखकर ऐसा लगा जैसे 10 दिन से किसी ने उसे साफ नहीं किया था। चाय शक्कर ढूंढने के चक्कर में दाल चावल के डिब्बे तक के ढक्कन भी खुल गए थे। दूध फ्रिज से प्लेटफॉर्म तक और चाय कप तक आते आते आधे से ज्यादा फैल चुकी थी, जिसे देखकर रिया जोर से चीखी। आज उठने में जरा देर क्या हो गई, सब उल्टा पुल्टा हो गया। अच्छा मम्मी जो आप आ गईं, पापा जी को समझाइए रसोई में चाय बना रहे हैं। मेरा टिफिन रेडी नहीं है और ऑफिस के लिए देर हो गई। मैंने आपको पहले ही बताया था आज मीटिंग है और जॉन्टी भी मुझ पर चिल्लाए जा रहे हैं कि उसका प्रोटीन शेक तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए, लेट नाइट मीटिंग के बाद मैं ये सब कहाँ कर पाती हूँ। मम्मी यार, आप तो सुबह जल्दी उठ जाती हो, फिर आज क्या हो गया आपको पता है ना। जिम से लौटने के बाद मुझे प्रोटीन शेक हाथ में चाहिए होता है। प्लीज आगे से ऐसा मत कीजिएगा। जॉन्टी बोलकर अपने कमरे में जाने लगा। तभी राम अवतार जी 2 कप चाय ट्रे में लेकर रसोई से बाहर आए और बोले, रिया बेटा एक काम करो, आज कैंटीन में खाना खा लेना। और जॉन्टी, जब तुम्हारा बाप चाय बना सकता है तो तुम अपना प्रोटीन खुद से बना सकते हो। उसके लिए मम्मी पर क्या चिल्लाना। इतने सालों से तुम्हारे लिए सब कुछ करती आई है, एक दिन खुद के लिए भी कुछ कर लो। और तुम सोच रहे होंगे मम्मी जी देर से क्यों उठी। कल रात को पठान मूवी देख रहे थे और तुम तो जानते हो तुम्हारी मम्मी समय से सो जाती है, मगर मूवी देखने के चक्कर में 12 बजे तक सो नहीं पाई, इसलिए सुबह उसकी नींद नहीं खुली। अब इतनी बड़ी भी बात नहीं हुई। चलिए सुमन जी, हम दोनों बैठकर चाय पियेंगे और आप बताइएगा हमने चाय कैसी बनाई है। जी मगर काम, सुमन जी सुकचाते हुए बोली। मैंने कहा चलिए। सुमन जी राम अवतार जी के पीछे पीछे चल दी। दोनों ने मिलकर चाय का लुत्फ उठाया। सुनिए जी, चाय तो बहुत बढ़िया बनी है, मगर देखिए मेरे जरा सा देर से उठने की वजह से बेटा बहू दोनों कितने परेशान हो गए और आपको चाय बनानी पड़ी। मुझे तो यह जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। सुमन जी ने कहा, हाँ वो तो जाहिर सी बात है, जो सबके उठने से पहले उठकर सबका काम करती है, सबका ख्याल रखती है। अचानक एक दिन देर हो जाएगी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मगर आज देर से उठकर आपको कैसा लग रहा है? यह नहीं बताया। राम अवतार जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। सच में बड़ा मजा आया। अब मैं कभी कभी देर से उठने का भी नियम बनाऊंगी, ताकि आपके हाथ की कड़वी चाय पीने का मजा ले सकूं। यहाका लगाते हुए
सुमन जी ने कहा। 3-4 दिनों से रिया को अपनी सास ससुर की बातें समझ में नहीं आ रही थीं। ऊपर से आज उसे कैंटीन का बेकार ठंडा खाना खाना पड़ा। शाम को ऑफिस से लौटी तो कॉलोनी की पड़ोस वाली रजनी आंटी ने उसे टोका। क्या बात है रिया, बहू तुम्हारी सासू माँ के तो रंग ढंग ही बदल गई। साड़ी से सीधा प्लाजो, लेकिन राम अवतार जी के साथ सुबह पहनकर वॉक पर जाती है। कहाँ तो हमने इतने सालों में सुमन जी को कभी घर से बाहर पांव रखते नहीं देखा, और अब भाई साहब के रिटायर होने के बाद अचानक से ये बदला बदला लगता है। अपनी बहू से अच्छे से ट्रेनिंग ले रही है। रजनी जी की बातें रिया के मन में लगी आग में घी में डालने का काम कर रही थीं। फिर भी उसने सोचा, मुझे क्या करना, जिसे जो करना है करे। मगर आज सैटरडे नाइट है, जॉन्टी के साथ कैंडल लाइट डिनर और एक लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। अगले दिन आराम से उठकर संडे प्लान करेंगे। ऐसा सोच उसने घर में प्रवेश किया। मगर ये क्या, अच्छा हुआ बेटा तू आ गई। मैं और तेरे पापा जी मिस्टर राघव की एनिवर्सरी पार्टी में जा रहे हैं। हमें थोड़ा देर हो जाएगी। शनिवार है, तुम लोग बाहर से खाना मंगा लो। सुमन जी अपना सलमा सितारे वाला अनारकली सूट संभालते हुए बोली। उन्हें ऐसा झिलमिलाता हुआ देख और उनकी बातें सुनते ही रिया का पारा चढ़ गया और वो जॉन्टी की तरफ गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी कि जॉन्टी बोला, हाँ माँ बिल्कुल ठीक है, आप आराम से जाइए, हम सब घर पर देख लेंगे। रिया मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। जॉन्टी समझ गया था कि रिया गुस्से में है, मगर वो कोई बखेड़ा नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी माँ पापा को जाने को बोल दिया। कमरे में पहुंच रिया बौखलाते हुए बोली, हद करते हो जॉन्टी, मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? तुम्हें पता है ना, वीकेंड मतलब टोटल आराम। 5 दिन जहां मैं ऑफिस में अपने आप को मीटिंग करके पक जाती हूँ, वहां मुझे 2 दिन कंप्लीट रेस्ट चाहिए होता है। मैं तुम्हारे बराबर काम करती हूँ और पैसा कमाती हूँ। वो जो ट्रीटमेंट घर के बेटे को मिलता है वह बहू को भी मिलना चाहिए। मम्मी जी को समझना होगा। पहले मुझे लगा कि वो इस बात को समझ रही हैं, मगर अब ये नए नाटक और मम्मी जी का क्या है, वो तो घर में पड़ी रहती हैं। उन्हें रसोई में खाना बनाने के अलावा करना ही क्या होता है। अरे मेरे आने से पहले तो घर में बर्तन झाड़ू पोछा वाली तक नहीं थी और मेरी वजह से उन्हें इतनी फैसिलिटीज मिली हुई हैं। मुझे एक वक्त का खाना देने में उनको परेशानी होने लगी जो इस तरीके से मौज मस्ती कर रही हैं। उन्हें पता है आज मैंने कितना गंदा खाना खाया। क्या उन्हें जरा भी नहीं लगा कि अपनी बहू के लिए ब्रेड बटर ही बना देती? मुझे समझ नहीं आता इस उम्र में मम्मी जी को कौन सा नया फितूर चढ़ा है जो पापा जी को उकसा रही हैं, और तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। अपना बैग कपड़े सामान पटकते हुए रिया बोली, तुम क्या चाहती हो कि मैं जाकर उनसे लड़ाई करूं? तुम खुद सोचो, माँ ने पूरी जिंदगी घर गृहस्थी में निकाल दी और पापा ने ऑफिस में जाकर। वो अगर थोड़ा सा घूमना फिरना खाना पीना चाहते हैं तो कर लेने दो। वैसे भी इस उम्र में ज्यादा दिन तक का बाहर का खाना वो नहीं खा पाएंगे और उनके घुटने हाथ पांव हड्डियां घूमने की परमिशन नहीं देंगी। उन्हें क्या लगता है 60 साल की उम्र में इंसान 25 के आदमी के हिसाब से मजे कर सकता है। तुमने वो तो सुना ही होगा, दिया बुझने से पहले उसकी लो बड़ी जोर से फड़फड़ाती है। मुझे भी लगता है मम्मी पापा को जोश आया है, 2-4 दिन का है, उन्हें अपने
मन की कर लेने दो। देखना 5वें दिन वे खुद हाथ ना जोड़ लें तो मेरा नाम जोंटी नहीं। जोंटी ने कहा, हाँ बोल तो तुम सही रहे हो। तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे भी लगता है हमें धैर्य रखना चाहिए। कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ। मम्मी पापा का घूमना फिरना कम हो गया। तब जोंटी ने कहा, हमें हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। इन सब बातों के कारण कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। जोंटी की गई बातें रिया की भी समझ आ गई थीं। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल कहानियों के दौर को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।